बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 89 मुलाहिज़ा फरमाएं। कंट्रोल रूम में बजने वाले अलार्म से उन लोगों को इतला मिल गई है कि यहाँ कोई गड़बड़ है। डॉक्टर करूक ने कहा दर्जनों मुहाफिज चंद मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे और तुम लोगों की कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने ये सोच लिया था कि सोनिया बाहर के गेट पर थी। उसे अंदर की सूरत हाल का इल्म नहीं था। उसे तो पता उस वक्त चलेगा जब दर्जनों मुहाफिज सर पर पहुंच चुके होंगे और वो कुछ नहीं कर सकेगी। दो आदमी हमारी राइफलें उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने और बूमा ने मानिखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। इससे पहले कि हम कुछ करते हाल फायर की आवाज से गूंज उठा और उसके साथ ही डॉक्टर क्रूक चीखता हुआ पीछे की तरफ गिरा। जानकी बड़ी तेजी से उछलकर एक तरफ हट गई थी। मैंने मुड़कर देखा सोनिया दरवाजे के करीब एक मशीन की आड़ में खड़ी थी। उसका निशाना इतना शानदार था कि गोली डॉक्टर क्रूक की गर्दन में सुराख करती हुई निकल गई थी। मैंने और बूमा ने बैक वक्त राइफलों की तरफ छलांग लगा दी। राइफलें कब्जे में आते ही हमने चारों तरफ फायर खोल दिया। वो चीखते हुए फर्श पर गिरे। उनके सफेद लिबास सुर्ख होने लगे। जानकी ने भी राइफल उठा ली। डॉक्टर करो की गर्दन में गोली लगी थी। उसके जिंदा बचने का अगरचे कोई इम्कान नहीं था, लेकिन जानकी ने कई गोलियां उसके सीने में मजीद उतार दी। हमने भी इत्मीनान कर लिया कि उन चारों में से कोई जिंदा नहीं बचा था और फिर हम चारों ने अपनी राइफलों के रुख उन जदीद तरीन मशीनों की तरफ मोड़ दिए जिनसे हेरोइन तैयार की जाती थी। तमाम मशीनें नाकारा करके मैंने दीवार पर इलेक्ट्रिक पैनल पर एक ब्रेस्ट मार दिया। इलेक्ट्रिक पैनल से पहले नीली शुआएं और चिंगारियां फूटी और फिर शोले उठने लगे। ये बिजली की आग थी जो चंद मिनट के अंदर अंदर सारी इमारत को अपनी लपेट में लेने वाली थी। मैंने चीखकर अपने साथियों को हुक्म दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। बुम्मा वगैरह ने भी मेरे पीछे दौड़ लगाई। बस्ती की तरफ बहुत दूर फायरिंग की आवाजें आ रही थी। वो गालबन कई मुहाफिज थे जो फायरिंग करते हुए इसी तरफ दौड़े आ रहे थे। उस तरफ जल्दी करो, बूमा एक तरफ इशारा करते हुए चीखा। हम लिबर्टी की इमारत के पीछे मुड़कर मुखालिफ समत में दौड़ने लगे। लिबर्टी के अगम में वाकई पहाड़ी 250-300 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। हमारे काठी की तरफ जाने वाला रास्ता अगरचे दाईं तरफ था, लेकिन हम उस पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। बूमा सबसे आगे था, उसके पीछे जानकी और सबसे आखिर में मैंने सोनिया का हाथ पकड़ रखा था। वो पहाड़ी किसी टीले की तरह थी, हमवार लेकिन कद आदम झाड़ियों और दरख्तों की बहुतात थी। चोटी पर पहुंचकर हम रुक गए। सोनिया बुरी तरह कांप रही थी। लिबर्टी में एक दो जगहों से शोले उठ रहे थे तो इस समर का इशारा दे रहे थे कि चंद मिनट ही में पूरी फैक्ट्री में आग लग जाएगी। मैं बस्ती से आने वाले रास्ते की तरफ देखने लगा। फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो लिबर्टी से 200-250 गज दूर रहकर शोले से चमकते हुए भी नजर आ रहे थे। मुझे समझने में देर न लगी कि मुहाफिज अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दौड़े आ रहे थे। मुमा ने अपनी राइफल का रुख आसमान की तरफ करके ट्रैकर दबा दिया। लातादाद गोलियां रोशनी की लकीर सी बनाती हुई ऊपर की तरफ चली गई और फिर उसी वक्त लिबर्टी में जोरदार धमाका हुआ। शायद केमिकल का कोई ड्रम फटा है, बुमा ने नीचे देखते हुए कहा। लिबर्टी में ऐसे केमिकल के लातादाद ड्रम मौजूद हैं जो हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ लातादाद धमाके होंगे। चंद मिनट में ये इमारत भी तिनकों की तरह उड़ जाएगी। बेहतर है अब हम उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही यके बाद दीगरे 3 और धमाके हुए। वो लिबर्टी की इमारत में आग फैलती चली गई। हम दूसरी तरफ ढुलान पर उतरने लगे। मैंने उस वक्त भी सोनिया का हाथ थाम रखा था। पहाड़ी के दामन में पहुंचकर भी हम दौड़ते रहे। अब मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और धमाकों के बीच में वो आवाज भी सुनाई देने लगी जिसके हम मुंतजिर थे। वो फायरिंग की आवाजें थी। मैंने मुड़कर देखा, पहाड़ी की चोटी पर 6-7 इंसानी एवले नजर आ रहे थे। पहाड़ी की दूसरी तरफ जलती हुई लिबर्टी से उठने वाले शोलों की रोशनी के पसे मंजर में वो एवले साफ दिखाई दे रहे थे। हम उन्हें नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हम एक बरसाती नाले के किनारे पर पहुंच गए। ये नाला 5-6 फुट गहरा और 10-12 फुट चौड़ा था, लेकिन पानी उसके बीच में 2-2.5 फुट चौड़ी लकीर की सूरत में बह रहा था। हम उस नाले में उतर गए और बूमा की रहनुमाई में तेजी से एक तरफ दौड़ते चले गए। इस बल खाते हुए बरसाती नाले में तकरीबन 1 मील का फासला तय करके हम बाहर आ गए। बूमा ने एक ऊंची जगह पर पहुंचकर इधर उधर देखा और हमने एक बार फिर एक तरफ दौड़ लगा दी। लिबर्टी की तरफ से अब भी धमाके सुनाई दे रहे थे और पहाड़ियों के अकब में रोशनी साफ नजर आ रही थी। जानकी और सोनिया की हालत बुरी थी। वो दोनों बुरी तरह हांफ गई थी। मैं सोनिया का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ दौड़ रहा था। बूमा ने जानकी का हाथ पकड़ रखा था और वो भी उसे घसीट रहा था। वो दोनों लड़खड़ा रही थी। हम एक जगह पर रुक गए। सोनिया और जानकी जमीन पर बैठ गई। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और मुंह से कफ बह रहा था। हम इस वक्त तक लिबर्टी से तकरीबन 2.5 मील दूर निकल आए थे और उसके मुखालिफ समत में बहुत दूर से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी।
वो लोग हमें दूसरी तरफ तलाश कर रहे थे। हम लोग अभी खतरे से बाहर नहीं हुए। बूमा ने अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, थोड़ी देर में गार्ड इशरातुल अर्ज की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और इससे पहले हमें अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। सोनिया और जानकी भी किसी हद तक अपने आप पर काबू पा चुकी थी। हम एक बार फिर दौड़ने लगे और बिलाखिर एक तवील चक्कर काटकर हम अपने काटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गए। उस वक्त फजा में हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई देने लगी। हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी। हम बिल्कुल मुखालिफ सम से काटी की तरफ आए थे और जब काटी से कुछ दूर रह गए तो मैंने गर्दन घुमाकर लिबार्ट्री की तरफ देखा। उस तरफ अब भी रोशनी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि लिबार्ट्री में अब भी आग भड़क रही थी। काटी से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं ठिठक गया और फिर बूमा वगैरह ने भी उस साए को देख लिया जो काटी के सामने वाले दरवाजे से निकलकर लड़खड़ाता हुआ बस्ती की तरफ जा रहा था। काटी से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे ये तो थाई है। जानकी की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उस तरफ रोशनी थी। अगर थाई किसी की नजरों में आ गई तो क्यामत ही आ जाएगी। दूसरे ही लम्हे मैंने थाई की तरफ दौड़ लगा दी। थाई तकरीबन 30 गज दूर निकल चुकी थी। मुझे देखकर वो दौड़ने लगी। मैंने लपक कर थाई को गिरफ्त में लेना चाहा तो वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और थाई के ऊपर गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को संभाल कर थाई को कंधे पर लादा और काटे की तरफ दौड़ने लगा। कमर में पहुंचकर मैंने थाई को दरी पर लिटा दिया और दीवार से टेक लगाकर हाँफने लगा। ऊफा भी दूसरे कमरे से आ गई। उसने बच्चे को सीने से लगा रखा था जो बुरी तरह रो रहा था। तुमने ख्याल नहीं किया ये बाहर निकल गई थी, बूमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अगर हम बर वक्त ना पहुंच जाते तो ये आगे चले जाती और हम सब पर क्यामत टूट पड़ती। ऊफा का चेहरा धुआं हो गया। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। मुझे पता नहीं चला, वो बोली। बच्चा रो रहा था। मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे खैरियत गुजरी कि हम बर वक्त पहुंच गए और इसे देख लिया। मैंने ऊफा की बात काटते हुए कहा और थाई की तरफ देखने लगा। थाई का नशा टूट रहा था। शाम को जानकी ने उसे बहुत कम मिकदार में हिरवन दी थी। उसे इस बुरी तरह हिरवन का आदी बना दिया गया था कि उसे दी जाने वाली वो मामूली सी मिकदार ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। मैंने जानकी को इशारा किया। उसने हिरवन की मामूली सी मिकदार इंजेक्शन के जरिए थाई के जिस्म में दाखिल कर दी। खून में ये जहर शामिल होते ही थाई पुरसुकून होती चली गई। इस वक्त 10 बज रहे थे। जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो शाम के 7 बजने वाले थे। गोया 3 घंटे गुजर चुके थे और इन 3 घंटों में हमने वो कारनामा अंजाम दे डाला था जिसका आम हालात में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जनरल खुराट की हिरवन तैयार करने वाली एक फैक्ट्री तबाह कर दी गई थी। उससे हिरवन की सप्लाई में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल खुराट का करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका था। जदीद तरीन मशीनरी जलकर राख हो चुकी थी। ये लिबर्टी तबाह करके हमने जनरल खोराट से बराए रास्त टक्कर ली थी, जिससे हमारे लिए खतरात बढ़ गए थे। मैंने डॉक्टर करो की बातों से अंदाजा लगा लिया था कि वो तुम्हारे कंट्रोल सेंटर में मरीजों को देखता है, लेकिन वो लिबर्टी में कैसे पहुंच गया? मैंने बूमा की तरफ देखते हुए कहा। वो भी हिरवन तैयार करने का माहिर है, बूमा ने जवाब दिया। कभी कभी लिबर्टी भी चला जाता है। उसने जब जानकी को गन पॉइंट पर लेकर हमारे हथियार फेंकवा दिए थे तो मैं समझ गया था कि हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था, लेकिन सोनिया ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर निशाना खता हो जाता और तो क्या होता? जानकी ने उसकी बात काट दी। इसकी चलाई हुई गोली डॉक्टर करो की बजाय मेरी खोपड़ी उड़ा देती। मैंने कॉलेज में शूटिंग के मुकाबलों में हमेशा पहला इनाम हासिल किया था, सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 साल तक मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। मैंने डॉक्टर करो का निशाना लिया तो मुझे अपने आप पर पूरा एतमाद था। लेकिन तुम्हें तो गेट पर ड्यूटी सौंपी गई थी, अंदर कैसे आ गई? मैंने सोनिया की तरफ देखते हुए पूछा। यह तय हुआ था कि तुम लोग गोली चलाए बगैर लिबर्टी के अंदर मौजूद लोगों पर काबू पाने की कोशिश करोगे, लेकिन जब गोली चली तो मेरा चौंक जाना फितरी बात थी। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुई और फिर जो सूरत नजर आई वो खासी तशवीशनाक थी। मैं एक मशीन के पीछे छुप गई और डॉक्टर करो की खोपड़ी का निशाना लेकर ट्रैगर दबा दिया। गोली अगरचे निशाने से चंद इंच नीचे लगी, लेकिन बहरहाल मकसद पूरा हो गया। ऊफा की गोद में अब भी बच्चा रो रहा था। सोनिया ने उठकर बच्चे को ले लिया और हैरत की बात यह हुई कि बच्चा उसकी गोद में आते ही चुप हो गया। ऊफा उसे घूरते हुए किचन में चली गई। आधे घंटे बाद हम सब बैठे खाना खा रहे थे। अभी खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि धमाके की आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। वो धमाका दरअसल दरवाजे की आवाज थी जो जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर चेहरे पर खौफ नुमाया था। दरवाजे पर जैसे हथौड़े बरसाए जा रहे थे। तुम लोग इसी कमरे में रहो, दरवाजा बंद कर लो, कोई गड़बड़ हुई तो मैं सिग्नल दे दूंगा, बूमा कहते हुए एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ऊफा भी बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और बीच का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जानकी की मदद से थाई को उठाकर दीवार के साथ लिटा दिया और हम तीनों राइफलें लेकर दरवाजे के दाएं बाएं दीवार से चिपक गए। मेरे कमरे की बत्ती भी बुझा दी। बूमा अपने कमरे का दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं सांस रोके खड़ा बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था।
मैं सोच रहा था कि अगर उन्होंने हमारा पता लगा लिया है तो यकीनन इस काटी को भी घेरे में ले लिया होगा। किसी गड़बड़ की सूरत में मैंने बराह रास्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा ना था। हम अपने आप को आसानी से उनके हवाले नहीं कर सकते थे। क्या बात है शोंग, क़यामत आ गई जो इस तरह दरवाजा धड़धड़ा रहे हो? बाहर से बूमा की आवाज सुनाई दी। क़यामत ही आ गई है, तुम्हें फौरी तौर पर कंट्रोल रूम में तलब किया गया है, दूसरी आवाज सुनाई दी। क़यामत? बूमा बोला। ये धमाके कैसे थे, क्या हुआ? 2 नंबर वाली लेबॉर्टरी तबाह कर दी गई है। जनरल खुराड भी हेडक्वार्टर से यहाँ पहुंच गया है। तमाम गार्ड्स को कंट्रोल रूम में तलब किया गया है। तुम फौरन वहां पहुंच जाओ। मैं शुमा की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी रवाना होता हूँ, बूमा ने जवाब दिया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हम पर आने वाली क़यामत एक बार फिर टल गई थी। जिस तरह दरवाजा धड़धड़ाया गया था उससे ना सिर्फ हमारे पसीने छूट गए थे बल्कि उफा के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। लेकिन बाहर होने वाली गुफ्तगू सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कमरे की बत्ती जलाकर बीच का दरवाजा खोल दिया। उफा भी राइफल संभाले अपने कमरे के दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। उसने भी बाहर से बूमा और शोंग की आवाज सुन ली थी और उसके चेहरे की रंगत भी लौट आई थी। उसने राइफल एक तरफ रख दी और कमरे के कोने में दरी पर सोए हुए बच्चे को आराम से उठाकर पलंग पर लिटा दिया। मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये बात हम सभी जानते थे कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम सब ही को मारे जाना था। लेकिन जिस तरह हमने थाई को दरवाजे के सामने से हटाकर एक तरफ लिटाया था, उसी तरह उफा ने भी अपने बच्चे को दरवाजे के सामने से हटाकर एक तरफ लिटा दिया था, ताकि गड़बड़ की सूरत में फौरी तौर पर किसी गोली का निशाना न बन जाए और उसे जिंदगी के चंद लम्हे और मिल जाए। बुम्मा दरवाजा बंद करके अंदर आ गया और शोंग से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। मैं खामोशी से सुनता रहा था, हालांकि ये सारी बातें हम पहले भी सुन चुके थे। ट्रायंगल पर वाकई क़यामत आ गई है, बूमा कह रहा था। बाद में बर्मा, लाओस और थाईलैंड की तरफ से भी हमले होते रहे हैं, लेकिन इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। लिबर्टी की तबाही कोई मामूली वाकया नहीं। जनरल खुराड भी इतला मिलते ही यहाँ पहुंच गया है। मुझे याद आ गया कि जब हम काटी की तरफ आ रहे थे तो हमने फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल उभरा था कि शायद कॉप्टर के जरिए भी हमारी तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन कॉप्टर की वो आवाज थोड़ी देर बाद ही गायब हो गई। और अब ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि उस कॉप्टर पर जनरल खोराट यहाँ आया था। बूमा 15 मिनट तक अंदर अंदर तैयार होकर कंट्रोल रूम की तरफ रवाना हो गया। वो हमारे साथ जिंदगी के एक नए सनसनीखेज तजर्बे से गुजरा था। 3 घंटों की मुसलसल भाग दौड़ ने न सिर्फ बुरी तरह थका दिया था बल्कि ज़हनी तनाव का शिकार भी हुआ होगा वो, और मुमकिन है कंट्रोल रूम के बुलावे से आसाबी कशीदगी में इजाफा हो गया हो। लेकिन वहां जाना जरूरी था। अगर कोई बहाना बनाकर इनकार कर देता तो उस पर किसी किस्म का शुबा भी हो सकता था। मैं दिली में दुआ मांगता रहा कि खैरियत गुजरे। बुमा की वापसी 2 बजे के करीब हुई थी। वो बड़ी सनसनीखेज खबरें लेकर आया था। जनरल खुराट पागल हो गया था। ट्रायंगल की तारीख में यह पहला वाकया था कि इस तरह कोई लिबर्टी तबाह की गई थी। जनरल खुराट ने न सिर्फ यहाँ के कमांडर को गोली से उड़ा दिया बल्कि लिबर्टी से ड्यूटी खत्म करके वापस जाने वाले 4 मुआवजों को, जिनमें 1 मर्द और 3 लड़कियां शामिल थी, फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया। उनका कसूर ये था कि ड्यूटी पर आने वाले नए मुआवजों पर शुबा होने के बावजूद उन्होंने वापस आकर कंट्रोल रूम को इतला नहीं दी थी। लिबर्टी में धमाके शुरू होने के बाद उन मुआवजों की पार्टी के इंचार्ज ने कमांडर को हमारे बारे में अपने शुबे से आगाह किया था और हमारे हुलिये भी बताए थे। बाद में दारा ने उन हुलियों से मुझे और जानकी को शनाख्त किया था। हमारा चौथा साथी जो वापस जाने वाले मुआवजों की नजरों में नहीं आया था, उसके बारे में फर्ज कर लिया गया था कि वो फांग था जो पहचान लिए जाने के डर से सामने नहीं आया था। जनरल खुराट को इस सूरत का इल्म हुआ तो उसने कमांडर और उन 4 मुआवजों को खत्म कर दिया। सबसे दिलचस्प खबर यह थी कि जनरल खुराट और दारा में एक जोरदार झड़प भी हुई थी। जनरल खुराट ने इस तबाही का जिम्मेदार दारा को करार दिया, जबकि दारा उसके आदमी को जिम्मेदार ठहरा रहा था जो थाई को चियांग साइन से उठाकर यहाँ ले आए थे, और मैं थाई को छुड़ाने के लिए उनके ताकुब में यहाँ पहुंच गया था। बुमा ने इस बात पर भी हैरत का इजहार किया था कि जनरल खुराट ने दारा की बातें कैसे बर्दाश्त कर ली थी और उसे गोली से उड़ा क्यों नहीं दिया था। तुम दारा को नहीं जानते, मैंने बुमा की तरफ देखते हुए कहा। वो दुनिया का अय्यार तरीन आदमी है। जनरल खुराट के चंद बहुत ही खास आदमी थाईलैंड में उसके साथ रहे हैं। उसने यकीनन कोई ऐसी राह तलाश कर ली है कि जनरल खुराट जैसा शख्स भी उसकी तौहीन ना कर सके। बहरहाल ये बताओ, सब लोगों को कंट्रोल रूम में क्यों तलब किया गया था? तुम लोगों की तलाश के लिए कुछ नए प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, बुमा ने कहा। दूसरे इलाकों से भी 100 से ज्यादा आदमियों को तलब किया गया है, जिनमें कुछ तो पहुंच गए हैं और कुछ सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। कुछ पार्टियों ने तलाश शुरू कर दी है और कुछ पार्टियां सुबह रवाना होंगी। घेरे की सूरत में 20-25 मील तक के इलाके को छान मारा जाएगा। वैसे जनरल का ख्याल है कि लिबर्टी की तबाही के बाद तुम लोग यहाँ नहीं रुकोगे बल्कि फरार का रास्ता तलाश करोगे। इसलिए दोनों तरफ के दरियाओं पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और हुक्म दिया गया है कि किसी भी मशकूक शख्स को ख्वाह
वो गार्ड की वर्दी में हो, देखते ही गोली मार दी जाए। और तुम? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या तुम्हें भी किसी पार्टी में शामिल किया गया है? नहीं, बूमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस बात का कुछ अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही लंगड़ाना शुरू कर दिया। जिस शख्स को नया कमांडर बनाया गया है वो मेरी टांग की तकलीफ से वाकिफ है, इसलिए मेरी ड्यूटी कंट्रोल रूम ही में रखी गई है। गुड, मैं भी मुस्कुरा दिया। दारा के बारे में कोई और बात? फिलहाल कुछ नहीं, बूमा ने कहा। मेरा ख्याल जनरल खोराट 1-2 दिन यहीं रहेगा, उसके बाद ही दारा के बारे में भी कुछ पता चल सकेगा कि उसका क्या प्रोग्राम बनता है। इसका मतलब है कि इसी दौरान में हम कुछ नहीं कर सकेंगे, मैंने कहा। जाहिर है तुम लोग तो काठी से बाहर जाकर भी नहीं देख सकोगे, बूमा ने कहा। उसके बाद भी हम देर तक बातें करते रहे। फिर बूमा और ऊफा अपने कमरे में चले गए। मैंने दाई की तरफ देखा, वो सो रही थी। सोनिया और जान की दरी पर लेटी सोने की तैयारी कर रही थी और मैं दीवार से टेक लगाए बैठा सूरत हाल का जायजा ले रहा था। यह गनीमत था कि उनमें से किसी के ज़हन में अभी तक ये ख्याल नहीं आया था कि हम किसी काटी में भी हो सकते हैं। अब तक यही समझा जा रहा था कि फांग हमें किसी खुफिया जगह पनाह दिए हुए है, लेकिन मेरा ख्याल था कि 1-2 दिन मजीद तलाश के बाद उन्हें हमारा सुराग नहीं मिलेगा तो शायद किसी के जहन में ये बात भी आ जाए और इलाके में वाकई कार्टिज की चेकिंग भी शुरू हो जाए। ऐसी सूरत में हमारे पास कोई मुतबादल जगह नहीं थी सिवाय इसके कि हम भाग खड़े होते और गोलियों का निशाना बन जाते। किसी हंगामी सूरत में हम भाग कर अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला थाई का था। जाहिर है हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। थाई इस काबिल नहीं थी कि होश में होते हुए भी चंद कदम चल सकती। पिछले 3-4 दिन से उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। उसके लिए बाकायदा इलाज की जरूरत थी और यहाँ ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, सिवाय इसके कि इरवन की मिकदार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे अभी मामूली सा फर्क भी नहीं पड़ा था। जनरल खुराट 3 दिन यहाँ रुका था और ये 3 दिन हमने बड़ी अजियत में गुजारे थे। बुम्मा से हर रोज शाम को हमें रिपोर्ट मिल जाती थी। दिन के वक्त फूफा भी बच्चे को साथ लेकर उस तरफ का चक्कर लगाती थी, कुछ मालूमात उससे भी हासिल हो जाती। जनरल खुराट वापस चला गया। हमारी तलाश का मामला भी कुछ सर्द पड़ गया। दूसरे इलाकों से मंगवाए हुए बेशतर गार्ड वापस भेज दिए गए थे, लेकिन उनकी अच्छी खासी तादाद अब भी यहाँ मौजूद थी। इस अरसे में हमारी तरफ से चूंकि कोई सरगर्मी सामने नहीं आई थी, इसलिए फर्ज कर लिया गया था कि हम लोग किसी ना किसी तरह ट्राई एंगल से फरार हो चुके हैं। 2 दिन पहले आधी रात के बाद दरियाए मेकांग में एक कश्ती भी देखी गई थी जिस पर फायरिंग की गई और वो कश्ती तेजी से लाउस के साहिल की तरफ भाग गई थी और ये फर्ज कर लिया गया था कि हम उस कश्ती पर फरार हो गए हैं। जनरल खुराट वापस जा चुका था और दारा उसके साथियों के बारे में ये प्रोग्राम बना था कि 2 दिन बाद वो भी जनरल खुराट के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये इतला मेरे लिए खासी अहम थी और मैं ये सोच रहा था कि अगर दारा जनरल खुराट के हेडक्वार्टर पहुंच गया तो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। हमें उससे पहले ही उसका कोई बंदोबस्त करना होगा। और जब मैंने बूमा से बात की तो वो बोला, ये तो तय है कि जल्द या बदेर हमारा राज फाश हो जाएगा, इसलिए मैंने भी ये प्रोग्राम बना लिया है कि ऐसा वक्त आने से पहले यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। तुम्हारे ज़हन में कोई प्रोग्राम है? मैंने पूछा। जिस रोज दारा वगैरह रवाना होंगे उस रात एक कश्ती खुर्दोनोश का सामान लेकर आएगी। ये सामान हर दूसरे दिन लाउस से आता है। एक कश्ती आएगी और अगली 2 दिन बाद अगर हम कोशिश करें तो उस कश्ती पर कब्जा कर सकते। गुड, मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। बंदरगाह, मेरा मतलब है वो घाट यहाँ से कितनी दूर है जहाँ पर उन कश्तियों की आमदोरफ्त होती है। यहाँ से 11 मील दूर मेकांग के साहिल पर वो घाट अगरचे हमारे लिए खासा खतरनाक हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, बूमा ने कहा। वहाँ सामान रखने के लिए बहुत बड़ा शेड बना हुआ है, एक भारी मशीन गन भी नस्ब है। 6 गार्ड मुस्तकिल तौर पर वहीं रहते हैं। इसके अलावा जिस रात कश्ती सामान लेकर आती है 2-3 मुआवजों का मजीद इजाफा हो जाता है। ये वो मुआविज होते हैं जो कश्ती के साथ आते हैं और जो ट्रक सामान उठाने के लिए आता है कम अज कम 2 आदमी उस पर भी होते हैं। इसका मतलब है कि हमें कम अज कम 1 दर्जन आदमियों का सामना करना पड़ेगा, मैंने कहा। कश्ती आमतौर पर किस वक्त आती है? रात के आखिरी पहर 2 और 4 के दरमियान, बूमा ने कहा। लेकिन पहले हमें दारा वगैरह का प्रोग्राम मालूम करना पड़ेगा। अगर वो दिन के वक्त गए तो हम उनका पीछा नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता रात को। लेकिन हम उनका पीछा करेंगे कैसे? मैंने उसकी बात काट दी। थाई तो इस काबिल नहीं कि चंद कदम भी चल सके। 11 मील, ये फासला कैसे तय होगा? मैं इसका भी बंदोबस्त कर लूंगा, बूमा ने कहा। लेकिन पहले दारा वगैरह का प्रोग्राम मालूम होना जरूरी है। उसके बाद 1 दिन और गुजर गया। अगले दिन शाम को बूमा ने हमें बताया कि हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। उफा ने भी अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। उसने बैग में ज्यादातर बच्चे के कपड़े और दूसरी चीजें रखी थी। फीडर और दूध के 2 टिन उसने सबसे पहले बैग में रखे थे। उसी अगले रोज शाम को बूमा वापस आया तो उसके चेहरे पर सनसनी के तासरात नुमाया थे। दारा और उसके साथी आज रात 11 बजे रवाना हो रहे हैं, उसने बताया। रवानगी के लिए रात का वक्त राजदारी के ख्याल से रखा गया है। वो एक बड़ी जीप पर होंगे जिसमें उनकी हिफाजत के लिए 4 मुआफिज भी होंगे।
हम लोग किस वक्त रवाना होंगे और बंदोबस्त क्या होगा? मैंने पूछा। मैंने बंदोबस्त कर लिया है, बूमा ने कहा। मैंने एक जीप ताड़ दी है। मैं 8 बजे यहाँ से चला जाऊंगा और 10:30 बजे जीप लेकर आ जाऊंगा। तुम लोग तैयार रहना, हम फौरन ही रवाना हो जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 5 मील आगे निकलकर हम उनका इंतजार करेंगे। बूमा खामोश हो गया, लेकिन ये खामोशी चंद सेकंड से ज्यादा तवील साबित नहीं हुई। हम एक बार फिर अपने उस मंसूबे की तफसीलात का जायजा ले रहे थे जिस पर हम सब की जिंदगी का वाहिद दारो मदार था। बूमा जा चुका था, हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। गोल्डन ट्राई एंगल, दुनिया की खतरनाक तरीन जगह जहाँ से पूरी दुनिया में मौत बांटी जाती थी। जनरल खोराट एक जुनूनी और पागल कुत्ता था जिसे चीन की फौज भी पटा नहीं डाल सकी थी। वो इस सरजमीन का हुक्मरान था। ये वो कुत्ता था जिसकी जमीन जनरल खोराट और उसके हम पेशा लोगों के लिए तो सोना उगलती थी, मगर दूसरों के लिए यहाँ मौत उगती थी। कोई अजनबी आज तक मौत की इस वादी में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका था और हम इस खूनी अजदे के जबड़ों में फंसे हुए थे। आज शायद इस जमीन पर हमारा आखिरी मार्का होता और किसी किस्म की पेशगोई करना मुमकिन नहीं था। दारा हमारे हाथों मारा जाता या हम जहर उगलने वाली इस जमीन के लिए खाद बन जाते। मैंने कई मरतबा उफा की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात से भी उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो जनाब पेशा औरत थी, तवील अरसे तक कानून से आंख मचोली खेलती रही थी और फिर कानून से तहफ़्फ़ुज़ का लालच देकर उसे यहाँ पहुंचा दिया गया था। वो 4 साल से यहाँ थी। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ अगरचे हर किस्म की आज़ादी हासिल थी, लेकिन यहाँ से निकलने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश की थी, जनरल खोराट के आदमियों की गोलियों का निशाना बन गए थे। हर शख्स यहाँ से निकलना भी चाहता था और जनरल खोराट का वफादार भी था। यहाँ आने वाले हर शख्स को फौजी तरबियत दी जाती थी। जनरल खोराट ने यहाँ जदीद तरीन असला जमा कर रखा था और कई मरतबा ये गोला बारूद इस्तेमाल भी हुआ था। पिछले 4 बरसों के दौरान में उफा ट्राई एंगल की मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनात रही थी। ये लोग न सिर्फ यहाँ के मुहाफिज थे बल्कि पोस्ट की काश्त और मनशियात की तैयारी में भी इन्हीं लोगों से काम लिया जाता था। यहाँ इन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। खोराट इन्हें जरूरत की हर चीज मुहैया करता था। मर्दों का दिल बहलाने के लिए औरतें भी मौजूद थी। उफा भी 2 साल तक मुख्तलिफ मर्दों के हाथों खिलौना बनी रही थी। फिर 2 साल पहले इसने बूमा से शादी कर ली। वो दोनों यहाँ से निकलना चाहते थे, कई मरतबा मंसूबे बनाए थे, लेकिन फरार की कोशिश करने वाले दूसरे लोगों का अंजाम देखकर वो कभी भी अपने किसी मंसूबे पर अमल करने की हिम्मत नहीं कर सके थे। जिंदगी बहुत अजीज थी। यहाँ वो जिंदा तो थे और फिर वैदान यहाँ आ गया। बूमा वैदान सोनिया और जानकी की हिम्मत और हौसले की दाद दिए बगैर ना रह सका, जो अंजाम की परवाह किए बगैर मौत के कुएं में कूद गए थे। बूमा और उफा ने भी इसका साथ देने का फैसला कर लिया। इस सरजमीन पर जनरल खोराट की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मगर वैदान वगैरह की वजह से बूमा और उफा में इतना हौसला पैदा हो चुका था कि वो नताइज की परवाह किए बगैर इनका साथ देने को तैयार हो गए। उफा अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। उसके दूसरे कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी। इनके पास इतना एमुनेशन मौजूद था कि वो कई घंटों तक मुकाबला कर सकते थे। बूमा ने 10 बजे वापस आने को कहा था, लेकिन अब 10:15 बज चुके थे। मेरी बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैं बार बार सोच रहा था, हमने अपने आप को किसी भी किस्म की सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखा था। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई, लम्हा सदियां बनकर बीत रहे थे। घड़ी की सुइयों की रफ्तार सुस्त हो गई थी, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें खतरनाक हद तक तेज हो गई थी।